Hello friends, welcome to Denlo. In today's lecture series, we are going to discuss the Minimum Wages Act 1948, very important. So today we are going to discuss only the part 1, which is introductory part. Okay, so the Minimum Wages Act 1948 क्या है? What was the objective behind framing this legislation? याद रखना क्या ऑब्जेक्टिव था इसका. As we live in the country, जानते हैं जहाँ पे 70% जो पॉपुलेशन था, अगर 70 साल पहले की बात करें, वो पॉवर्टी लाइन पे था. ओके, ऑन एन एवरेज. सो बिलीव इन द कंट्री वेयर द मेजर पॉपुलेशन इज ऑन द पॉवर्टी लाइन. 70 ईयर्स बैक जानते हो 70% जो पॉपुलेशन था हमारा वो पॉवर्टी लाइन पे था. सो वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, वर्कमैन जो भी काम कर रहे थे इंडस्ट्री में और फैक्ट्रीज़ में, तो उनका मतलब आर्थिक शोषण हो रहा था, यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. ओके, तो ये बड़े पैमाने पे हो रहा था. तो कहीं ना कहीं ये किस तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, क्योंकि उनको मिनिमम वेजेस जो मिलना चाहिए था वो मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा था. यानी कि जिसको जिस काम के लिए 10,000 रुपये मिलना चाहिए था, 12,000 रुपये मिलना चाहिए था, उसको उस काम के लिए 3,000 रुपये मिल रहा है. ओके, जिसको जिस काम के लिए 12,000 मिलना चाहिए था, उसको उस काम के लिए 3,000 मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बड़े पैमाने पे हो रहा था. ओके, सो द गवर्नमेंट शुड कम विद सम लॉ. ओके, एज वी नो, बिलीव इन द सोशली कंट्री. ओके, तो सोशल लेजिस्लेशन जहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए. ओके, कि कोई वेजेस में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए, जिसको जो राइट है अपना वो राइट मिलना चाहिए. एज वी नो, आर्टिकल 14 में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है. ओके, सो इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आते हैं. इंट्रोडक्शन क्या है? इंडिया इज़ अ लेबर इंटेंसिव कंट्री. एज वी नो, लेबर इंटेंसिव कंट्री मतलब लेबर इंटेंसिव यानी कि जहाँ पे मशीनरी का प्रयोग कम करके, जहाँ पे ज़्यादा मैनुअल वर्क होता है, हाथों से ज़्यादा काम होता है, वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है. जहाँ पे वर्कर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वर्कमैन फोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग मशीनरीज. ओके, सो एज वी हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल टू इन्वेस्ट इन आवर इंडस्ट्रीज एंड other areas of work, so minimum wage is an indispensable part, very important part of any such country, because there is a huge chunk of population which is dependent on the daily wages for their bread and butter, as we know. Okay, so constitutional support bhi hai, as we know. Okay, so the concept of the minimum wages in India brought by the Mr. KGR Chaudhary in 1920. After the International Labour Conference 1928, the machinery of the wages fixing was brought into the actual policy of the formulation. So the bill regarding the same was brought in 1946, and by the year 1948, the bill was enforced and we had severe rights for all the blue collar workers. Okay, अब blue collar workers कौन से हैं? जिनके लिए like blue collar workers refers to those people whose profession requires them to perform manual labor. Okay, जो manual labor है उनके प्रोफेशन को ये रिप्रेजेंट करता है ब्लू कॉलर वर्कर से. ओके, अब इसको खैर तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, इसके लाने के पीछे एक ही कारण था कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बड़े पैमाने पर हो रहा था. देर इज़ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इनइक्वलिटीज़ हो रहे थे. जो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, सैलरी जो दिया जा रहा था वर्कर को, उसमें कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी हो रहा था. ओके, सो ये भी बहुत बड़ा एक इसका एग्जाम्पल है. ओके, तो मीन्स यू कैन से द एडवेंट ऑफ दिस एक्ट इंश्योर्ड दैट स्वेटेड लेबर, यानी कि जो वर्कर्स थे, वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड देयर राइट्स आर ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड. ओके, उनका राइट्स उनको दिया गया. एज वी नो द गवर्नमेंट शुड कम विद सम लॉ विच शुड सेट अप द मिनिमम वेज. अब मिनिमम वेजेस की अगर बात होता है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में भी दी गई है कि अगर मिनिमम वेजेस, मतलब ये तो प्रॉपर लिखा नहीं गया, पर ये तो लिखा गया कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए. क्योंकि आर्टिकल 43 की अगर बात करें तो आर्टिकल 14 में इसकी प्रोविज़न दी गई है, तो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट शुड कम विद सम लॉ विच सेट अप द मिनिमम वेज एज द किसी वर्कर के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कमैन के लिए जो आर्थिक शोषण उनके साथ हो रहा था उसके लिए, क्योंकि ये प्योरली वैलिड लॉ है. कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी मतलब आज्ञा देती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी परमिट करती है. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 43 की अगर बात करें तो आर्टिकल 43 ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि आर्टिकल 43 बात करता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्कर के लिए, जो एग्रीकल्चर में है, फार्मिंग में है, या फिर किसी इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, उनकी डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड होनी चाहिए. ओके, अगर रीड करूँ आर्टिकल 43 को तो इसमें यह कहा गया है, लिविंग वेज
etc. for workers, the state shall endeavor to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industries on an इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। ओके, मतलब एक मोटा मोटी तौर पे समझे तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। कोई वर्कर अगर काम कर रहा है उनके साथ इनइक्वलिटीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जो काम कर रहा है वो उसको नहीं मिल रहा है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी की बात करें तो यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या ये वायलेशन नहीं है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी का? तो 19(1) जी का वायलेशन है या नहीं है ये? तो आर्टिकल 19(1) जी का वायलेशन नहीं, क्योंकि आर्टिकल 19(1) जी ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन को कोई रोक नहीं रहा है यहाँ पे। अगर मिनिमम वेज सेटअप कर रहा है कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री के लिए, मिनिमम वेज तो सेटअप नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मिनिमम वेजेस किसी स्टेट को लेकर है। मतलब कंट्री में कोई पर्टिकुलर सारे स्टेट हैं, सब स्टेट को अपना अपना मिनिमम वेजेस सेटअप करने का अधिकार है और वो वर्कर को उतना कम से कम मिलना ही चाहिए। और जो सैलरी इनइक्वलिटीज़ है, यानी कि इनकम इनइक्वलिटीज़ उसको मिल रहा है, जो पैसे सबको अलग अलग मिल रहा है, सबको बराबर पैसे मिलना चाहिए, ये सबका हक है। सो फ्रीडम है, बट इट डज़ नॉट मीन पुअर लेबर और वर्कर विल डू देयर वर्क एज यू आर पेइंग। जितना पे कर रहे हो आप उस पे ही काम करेंगे वो, ये नहीं होता है। क्योंकि अगर बात करें मिनिमम वेजेस कैन नॉट बी सेम फॉर होल इंडिया, पूरे इंडिया के लिए सेम नहीं है, सब जगह पे मिनिमम वेजेस अलग है। इफ़ यू आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज़ इट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो ये डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, याद रखना कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ये डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है कि एक मिनिमम वेज सबको मिलना चाहिए, ये नहीं होता। कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है कि देखिए रहने का जो कम से कम जो उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, लाइक जो बेसिक रिक्वायरमेंट यानी कि फूड, शेल्टर, या फिर यानी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर बात करें फूड, क्लॉथ, शेल्टर जो है वो उसको होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान और पैसे कुछ सेविंग के लिए उसको चाहिए। ओके, सो कॉस्ट ऑफ लिविंग होना बहुत ज़रूरी है। व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, वेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ सो हाई, लाइक वहाँ पे 12,000 13,000 मिनिमम अगर रहेगा तो इस पे भी काम नहीं चलने वाला है। 12,000 13,000 पे भी। सो इफ़ यू आर लिविंग इन द स्टेट लाइक यूपी, बिहार, आसाम और सम स्मॉल स्टेट, स्मॉल टाउन में रह रहे हैं जहाँ पे 13,000 इज़ एनफ, उसमें सेव भी हो जाता है। पर कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर या और भी मेट्रो सिटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। अगर 12-13,000 पे मुझे नहीं लगता कि वो सेव कर पाएगा। तो मिनिमम वेज हर स्टेट का अपना एक अधिकार है, राइट है कि वो मिनिमम वेज सेटअप करे। सारे कंट्री के लिए मिनिमम वेज एक हो ये नहीं हो सकता। दिल्ली के लिए अलग होगा, महाराष्ट्र के लिए अलग होगा, तमिलनाडु के लिए अलग होगा, बिहार के लिए अलग होगा, यूपी के लिए अलग होगा। तो मिनिमम वेजेज वो स्टेट गवर्नमेंट को अपना राइट दिया गया है प्रॉपर। ओके, सो ये तो समझ गए। नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। So there were several objectives that this act needed to be ensured. Okay, like एक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो पहला है कि मिनिमम वेजेस नीड टू बी इंश्योर्ड टू ऑल ब्लू कॉलर वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। जितने भी ब्लू कॉलर वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं सेक्टर में, उनका मिनिमम वेज इंश्योर्ड हो। ओके, मिनिमम वेज इंश्योर्ड हो, पहला याद रखना, मिनिमम वेज इंश्योर्ड हो कि मिनिमम वेज क्या होगा वहाँ पे। ये ना हो कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मीन्स इनकम इनइक्वलिटीज़ हो रहे हैं, जो उनको इनकम मिल रहा है मंथली या फिर सैलरी या वेजेस जो भी मिल रहा है, तो वो उसके साथ इनइक्वलिटीज़ नहीं होना चाहिए। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इन द वर्क प्लेस, कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लेबर के साथ, वर्कमैन के साथ वर्क प्लेस में, वो उस पर रोक लगनी चाहिए। देयर शुड बी अ प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन टू द वर्कमैन, टू द लेबरर ऑन द वर्क प्लेस। ओके, so the act would empower the government to fix minimum wages and revise those wages from time to time according to the economic situation of the country। जाहिर सी बात है कि टाइम टू टाइम उसको रिवाइज किया जाए कि कहीं इन्फ्लेशन तो नहीं हो रहा है। ओके, तो ये एक्ट ये एम्पावर करेगा गवर्नमेंट को कि ये फिक्स करे मिनिमम वेजेज और रिवाइज करे टाइम टू टाइम दोज वेजेज विच इज़ गिवन टू द वर्कमैन हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। वो उसको रिवाइज करे, उसको अपडेट करे। ओके, कि क्या ये इंक्रीज़ होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए, तो इट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। ओके, सो फोर्थ वन इज़ टू इंश्योर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट
to maximum number of organized sector employers. So whatever the like you can say like ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं वो सारे को मतलब इंश्योर करे एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। जो भी एप्लीकेशन है इस एक्ट में वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का एम्प्लॉयर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है एम्प्लॉयर्स उसको ये माने, इस चीज़ को इंश्योर करे, इसको समझे। अब आते हैं आगे। नाउ कम टू द वेजेस स्ट्रक्चर। वेजेस स्ट्रक्चर की बात करें तो मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस, लिविंग वेजेस। ओके, सो सबसे पहले मिनिमम वेजेस की अगर बात ही करें तो मिनिमम वेजेस में एक केस लॉ है, उसको तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मिनिमम वेजेस होता क्या है, फेयर वेजेस होता क्या है, लिविंग वेजेस होता क्या है। देखिए वेज स्ट्रक्चर 3 भागों में बटेगा। ओके, मिनिमम वेज, फेयर वेज, लिविंग वेज। मिनिमम वेज यानी रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर, दीज आर द बेसिक वेज। ओके, तो बेयर सब्सिस्टेंस होना चाहिए। मिनिमम मीन्स मिनिमम वेजेस से ज़िंदगी जो जी रहा है वो जो मिनिमम वेजेस है वो उस तरीके से जी रहा है। अब सारे वो स्टेट गवर्नमेंट वो अपने तरीके से देखेगी कि वो उस स्टेट का मिनिमम वेजेस क्या है। ओके, अगर फेयर वेजेस की बात करें तो मिनिमम वेजेस से थोड़ा सा ऊपर होता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है पार्टिकुलर स्टेट की कि क्या फेयर वेजेस होनी चाहिए, पर मिनिमम वेजेस से थोड़ा सा ऊपर होता है फेयर वेजेस। ओके, अब बात करें लिविंग वेजेस की, तो लिविंग वेजेस में क्या है कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन होता है, कंफर्ट लेवल आ जाता है। ठीक है, जोन नहीं कहेंगे, कंफर्ट लेवल आ जाता है। लाइक एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा लिविंग वेज हो जहाँ पे मिनिमम वेज तो मिल ही रहा है, फेयर वेज भी मिल रहा है, वहाँ पे क्या है कि एक कॉम्बिनेशन हो गया कि कंफर्ट लेवल होना चाहिए कि एजुकेशन हेल्थ वगैरह मिल रहा है प्रॉपर, और प्रेजेंट और फ्यूचर भी सिक्योर है, सेविंग भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लिविंग वेज जिसको कहा जाएगा। ओके, सो इम्पॉर्टेंट केस लो। सो इम्पॉर्टेंट केस में अगर बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट वन ही सेक्रेटरी प्रदीपू के संगम लिमिटेड वर्सेस सी वर्गीस। ये मिनिमम वेजेस का एक केस है कि मिनिमम वेजेस को बताया गया इस केस के थ्रू कि कोई क्लेम कर रहा है मिनिमम वेजेस तो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वैसा ही ये केस है सेक्रेटरी प्रदीपू के संगम लिमिटेड वर्सेस सी वर्गीस। यहाँ पे ये है कि रिस्पोंडेंट इज़ अ एम्प्लॉइज ऑफ अपीलेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, अब रिस्पोंडेंट जो है अपने आप को वो बताता है क्या, एम्प्लॉइज़ बताता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ओके, और ये क्लेम करता है कि वो मिनिमम वेजेस उसको मिलना चाहिए मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर, लेकिन हाई कोर्ट इसको एग्री भी कर लेता है। हाई कोर्ट एग्री करता है कि क्लेम ये वैलिड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में, फिर क्या करता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये सुप्रीम कोर्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी जाता है तो उसको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है, मतलब क्वेश्चन राइज करता है कि क्या ये मतलब अपीलेंट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इंगेज्ड है डेयरी फार्मिंग में या नहीं, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर डेयरी फार्मिंग में इंगेज्ड है तब तो ये वैलिड है। ओके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड नहीं होता है डेयरी फार्मिंग में, तो ये कहा गया कि केवल ब्रिंगिंग मिल्क फ्रॉम मेंबर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इज़ नॉट अ डेयरी फार्मिंग, कि आप किसी से मिल्क ले रहे हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये डेयरी फार्मिंग नहीं है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ओनली क्वेश्चन हियर वाज whether the appellant cooperative society was engaged in dairy farming or not. So cooperative society is not under dairy farming. Mere activity of bringing milk from member and distributing is not a dairy farming. So दूध लूँ और उसको आगे बेच दूँ, it doesn't means फार्मिंग एक्टिविटी इज़ नॉट बिन कंडक्टेड। यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ कंडक्टेड हो ही नहीं रहा, तो ये तो क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं। आगे अगर बात करें यहाँ पे वेजेस स्ट्रक्चर की अगर बात हो रही थी तो मिनिमम वेज, फेयर वेज, लिविंग वेज के बारे में जान ही रहे थे। सो मिनिमम वेज में और भी चीज़ें आती है लाइक कमानी मेटल्स एंड एलॉयस लिमिटेड वर्सेज देयर वर्कमैन। सो 1967 का ये केस लॉ है। सो कामनी मेटल्स एलॉयस वर्सेज वर्कमैन में ये कहा गया कि इसमें मिनिमम वेज जो मिनिमम वेजेस के अपने आप में कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ओके, लाइक ये इसमें कुछ प्रिंसिपल ले डाउन करता है, किए गए हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लाइक फर्स्ट, देयर शुड बी अ मिनिमम वेज विच इन एनी सिचुएशन irrespective of profit, irrespective of financial conditions have to be paid to the employer, okay, or has to be paid to the employees, okay, or the workman। मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता कितना फाइनेंशियल कंडीशन है, इवेंट किसी भी इवेंट में किसी भी सर्कमस्टेंस में मिनिमम वेज पेड करना है वर्कमैन को।
ओके जो भी वर्कमैन है उसको मिनिमम वेज पेड करना है। एंड ये अप्लाई सब पर होता है, चाहे तो वो बिग इंडस्ट्री हो या फिर स्मॉल इंडस्ट्री हो। वेदर इट इज़ बिग इंडस्ट्री, वेदर इट इज़ स्मॉल इंडस्ट्री, मीन्स इधर इट इज़ बिग और स्मॉल इंडस्ट्री, इट डजेंट अफेक्ट, उस सब पे अप्लाई होता है। मिनिमम वेजेस विल अप्लाई एवरीवेयर। डेफिनेशन ले डाउन करता है कामनी मेटल्स केस में, इसी केस में डेफिनेशन ले डाउन किया, मिनिमम वेजेस का डेफिनेशन बताया गया। उस डेफिनेशन में ये कहा गया इट इज़ द लोएस्ट लिमिट बिलो विच द वेजेस कैन नॉट बी अलाउड। ओके, इसी केस में आर्टिकल 21 की जिक्र की गई। आर्टिकल 21 की मीन्स 1 पॉइंट बताया गया इसमें, उसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात की गई। उसमें कहा गया कि राइट टू लाइफ दे दिया, पर एक ह्यूमन बीइंग एनिमल एग्जिस्टेंस के तौर पर देखा जाए तो आप केवल खा रहे हो और जी रहे हो। तो क्या ये राइट टू लाइफ है? बिल्कुल नहीं, आपको इससे ऊपर कुछ नहीं देता। इसका मतलब है कि यू आर नॉट गेटिंग राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम। ओके, मीन्स इसीलिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस एक मिनिमम वेजेज से होना चाहिए और इससे नीचे नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि मिनिमम एग्जिस्टेंस जो है, मतलब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है एक मिनिमम वेजेज से ही होना चाहिए। जो वेजेज है दैट मस्ट बी फेयर। ओके, कहने का मतलब है कि देखिए मिनिमम वेजेज हो तो होगा ही, लेकिन अगर राइट टू लाइफ और लिबर्टी की अगर बात करें तो वहाँ पे जो वेजेज है दैट मस्ट बी फेयर, यानी कि मिनिमम और बेसिक वेजेज उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि स्टैंडर्ड लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग के बाद मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह भी होना चाहिए। तो फेयर वेजेस की बात करता है। ओके, मीन्स फेयर वेजेस में क्या है कि अर्निंग कैपेसिटी एंड वर्कलोड दोनों पे डिपेंड करता है। फेयर वेजेस अर्निंग कैपेसिटी और वर्कलोड दोनों पे डिपेंड करता है। कितना काम कर सकते हो, कितना काम है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम वेजेस अलग है। ओके, फेयर वेजेस इज बिटवीन द मिनिमम वेजेस एंड लिविंग वेजेस। ओके, सो मिनिमम वेजेस उससे थोड़ा हाई है, मिनिमम वेजेज उससे थोड़ा सा हाई है। स्टैंडर्ड वेज स्टैंडर्ड है लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर जैसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। फेयर वेजेस थोड़ा सा हाई है मिनिमम वेज से। ओके, तो इसको समझना है आपको कि इस केस में बस यही चीज़ बताया गया, कामनी मेटल्स अलॉय लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन। ओके, अब आते हैं हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द वर्कमैन ऑन 13 अप्रैल 1968 का केस है। तो इसमें भी एक चीज़ बताई गई कि अब कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस को बताया गया है इसमें, कि अब इस जजमेंट में कहा गया कि जो मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट है ना, वो एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक पल्सेज है, राइस है, फ्लोर है, यानी कि दाल चावल, यानी जो भी चीज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ है, कॉस्ट मस्ट बी कंसीडर्ड। हर चीज़ का कॉस्ट कंसीडर करना ज़रूरी है, जो कॉस्ट है वो कंसीडर करना ज़रूरी है। सो मिनिमम वेजेज और मिनिमम इन वेजेज जो भी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन, जाहिर सी बात है, इट डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो सो मिनिमम वेजेस बढ़ता है तो चेंज होगा टाइम टू टाइम। ओके, अब इन्फ्लेशन 6 to 7% है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस पे मिनिमम वेजेस बढ़ता है, एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस पे, याद रखना। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें। नाउ देयर आर मेनी मोर केस लाइक वर्कमैन वर्सेस रेप्टोकस ब्रीड, ये देख लेना, संगम प्रेस वर्सेस वर्कमैन देख लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉ है, 3 केस लॉ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। खैर, जो मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस, लिविंग वेजेस में डिफरेंसेस समझ में आ गया क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच। अब ख़त्म होता है ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या, पार्ट 2, जिसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जो डेफिनेशन क्लॉज है इस एक्ट का, मिनिमम वेजेस एक्ट का, वो उसके डेफिनेशन क्लॉज को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।